रीडेवलपमेंट क्या है, कब और क्यों करना चाहिए रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट में जाने से पहले कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए, रीडेवलपमेंट के कौन स्टेक होल्डर्स है, यानी कि उसके कौन कौन से सूत्रधार है, सेक्शन 79 क्या कहता है, हाउ टू सिलेक्ट पीएमसी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, फिर टेंडरिंग कैसे होता है, टेंडरिंग के बाद डेवलपर कैसे सिलेक्ट होते हैं, ये फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है, PAAA क्या है, आज हम सब ये सेशन में देखेंगे। सबसे पहला चीज ऐसा है कि बिल्डिंग को अगर रीडेवलपमेंट में जाना है तो कन्वेयंस होना जरूरी है, उसके बाद ही बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा सकती है बिना कोई अड़चन है। अभी हम ये देखेंगे कि रीडेवलपमेंट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, 79A की गाइडलाइंस क्या होती है, पीएमसी कौन होते हैं, डेवलपर कैसे सिलेक्ट होता है, डीए क्या है, PAAA क्या है। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आज के जमाने में देखते हैं कि ये रीडेवलपमेंट एक नेसेसिटी ही नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसे हम ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट होने के बाद बिल्डिंग एक नया शेप लेता है, उसे नया आकार मिलता है, उसमें नई फैसिलिटीज मिलती है बिल्डिंग। क्योंकि क्या है कि अभी मुंबई जैसी जो नगरी है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, चारों ओर समुद्र से घेरा हुआ मुंबई है, तो अभी हमारे पास ना कोई नई जमीनें है या कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अभी हमें उसी में ही काम करके बिल्डिंग को रीडेवलप करना है। तो उसी जगह पे ये बिल्डिंग हाई राइज लेवल की बनती है, और ये बिल्डिंग हाई राइज होने के बाद हमें उसमें मॉडर्न एम्यूनिटीज मिलती है, जो कि आजकल की जो जनरेशन है जो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। ये क्या था, जो नई जनरेशन है, और ये जो बिल्डिंग थी वो हमारे एंसेस्ट्रल के टाइम की थी, तो उनके वक्त ये बिल्डिंग ऐसे था। अभी ऐसा है कि नए जनरेशन को सब नए लेटेस्ट एक्टिविटीज और एम्यूनिटीज चाहिए सोसाइटी में, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड, फिर जिम, फिटनेस सेंटर, वो सब एक जरूरी है। और इसके लिए आजकल एक रीडेवलपमेंट हर एक एरिया में, हर एक जगह पे बहुत जोरों से काम कर रहा है। और आजकल मुंबई में देखेंगे तो अराउंड 30,000 से लेके 35,000 सोसाइटीज है जो कि रीडेवलपमेंट के लिए राह देख रही है कि उनकी सोसाइटी कब नए आकार में, नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो। रीडेवलपमेंट में 3 T's है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टाइम, सेकंड ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। ये सब रहेगा तो बिल्डिंग आसानी से और सही तरीके से रीडेवलपमेंट में जा सकती है। अभी हम जानते हैं कि ये रीडेवलपमेंट क्यों होना जरूरी है। रीडेवलपमेंट क्या है, कब और क्यों करना चाहिए रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट में जाने से पहले कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए या जरूरी है, रीडेवलपमेंट के कौन स्टेक होल्डर्स है, यानी कि उसके कौन कौन से सूत्रधार है, सेक्शन 79 क्या कहता है, हाउ टू सिलेक्ट पीएमसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, फिर टेंडरिंग कैसे होता है, टेंडरिंग के बाद डेवलपर कैसे सिलेक्ट होते हैं, ये फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है, PAAA क्या है, आज हम सब ये सेशन में देखेंगे। एक कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल शुरू होने के बाद क्या होता है, पीएमसी उसमें कैसे काम करती है, क्या जैसे कि ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने से बड़ी मुश्किलों से बच के बिल्डिंग हमें सही तरीके से मिलती है। ओसी यानी कि एक हमारे बिल्डिंग को एक सेफ और लीगल राह देती है कि बिल्डिंग आज सही है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली कि ये अभी हम ये शुरू करते हैं कि व्हाट इज रीडेवलपमेंट। एक बिल्डिंग जो कि बहुत खराब हालत में है, जिसमें रहने में जोखिम भरा है और जानलेवा हो सकती है, वो बिल्डिंग को खाली करके हमें उससे रीडेवलपमेंट करना चाहिए। अभी ऐसा होता है कि अगर जो बिल्डिंग मोर देन 15 से 30 साल हो गए हैं तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हर 5 साल में होना जरूरी है, और मोर देन बिल्डिंग 30 साल हो गई है तो उसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट हर 3 साल होना के बाद जरूरी है। अभी ये बिल्डिंग अगर जर्जर इमारत में है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट इज मैंडेटरी, यू हैव टू गो फॉर द ऑडिट एंड दिस इज डन बाय द साइट ऑफ बीएमसी। अभी ये स्ट्रक्चरल ऑडिट में अलग अलग क्लास देखेंगे, जैसे कि 4 अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज होती है स्ट्रक्चरल ऑडिट में। सबसे पहला आएगा कि C4, एकदम बिल्डिंग मस्त कंडीशन में है, बिल्डिंग में रहने के लिए कोई हमें तकलीफ नहीं है। फिर आएगा C3 यानी कि क्या, उसमें माइनर रिपेयरिंग की जरूरत है,
उसमें हमें मकान खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर C2 मेजर रिपेयरिंग। C2 में क्या होगा कि अगर हम मकान खाली किए बिना या खाली करके हमें रिपेयरिंग करना होता है, और उसमें यह देखा जाएगा कि मकान की हालत क्या है, वो देख के डिसीजन होगा कि बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट रिपेयरिंग की क्या जरूरत है। पर अभी एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है C1, जो कि एकदम ही अनसेफ कैटेगरी की बिल्डिंग कही जा सकती है। C1 में हम क्या देखेंगे कि उसमें इमीडिएट अर्जेंट में हमें मकान खाली करना रहता है, जैसे कि BMC की नोटिस आए। अभी हम देखेंगे कि रीडेवलपमेंट के लिए हमें सोसाइटी के पास क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। फिर उसमें आएगा कि 5 साल के लिए चुने गए मैनेजिंग कमिटी। फिर सोसाइटी के पास होना चाहिए कन्वेंस या डीम कन्वेंस, जो सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए। फिर होगा कि जो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग हो उसको OC अप्रूव हो, वो बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल रिपोर्ट एडवोकेट के जरिए होना जरूरी है, और ये सब में 51% मेंबर्स का कंसेंट होना अनिवार्य है रीडेवलपमेंट के लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार के स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि सबसे पहला आएगा सोसाइटी, फिर PMC, फिर डेवलपर और गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि माड़ा है, SRA है, वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो कौन है और वो क्या रोल निभाते हैं ये रीडेवलपमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बिल्डिंग को लेके SGBM स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग से लेके हैंड ओवर तक हमारे साथ रहते हैं, बिल्डिंग के लिए मेंबर्स को पूरा सहयोग करते हैं। अब हम देखते हैं PMC क्या है। एक न्यूट्रल टेक्निकल इंटरमीडियरीज है जो कि टेंडरिंग प्रक्रिया, वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और टाइमलीनेस ऑफ द प्रोजेक्ट के कामों पर ध्यान देती है। उसमें कौन कौन से लोग PMC में आएंगे? सबसे पहला आर्किटेक्ट, फिर एडवोकेट, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। ये सब लोग इसमें रोल प्ले करते हैं। अभी इसमें आगे हम बढ़ेंगे कि ये सब हो गया, अभी सेक्शन 79 एग्जैक्टली क्या है, उसका क्या रोल है। अब जानते हैं कि 79A ऑफ MCS क्या है। उसमें सबसे पहले की है कि ये सेक्शन 79A ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के जरिए एक ये 79A मैंडेटरी नहीं है बल्कि डायरेक्टिव है। ये 79A कब लागू हुआ था? जो इसका GR डेटेड है 4 जुलाई 2019। ये उसी दिन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के जरिए लागू हुआ था। पर ये 79A क्या है एग्जैक्टली कि बिल्डिंग हमें भले मैंडेटरी नहीं है पर डायरेक्टिव है, पर ये 79A फॉलो करेंगे तो बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग आसानी से सही तरीके से हो सकता है, कोई अड़चने नहीं आएगी। मेंबर्स एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो बिल्डिंग में कोई बाधाएं नहीं आएगी। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये 79A को फॉलो करने से प्रोजेक्ट में क्या होता है। सबसे पहला फेयरनेस, फिर ट्रांसपेरेंसी, मेंबर्स इंटरेस्ट या सबके बारे में आप निश्चिंत हो जाते हैं। अगर आप सेक्शन 79A फॉलो करते हैं वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। अब हम जानते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आएगी, जैसे कि सबसे पहला कॉल SGM स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। कौन कॉल करता है? उसमें मिनिमम 20% मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के कहने पे मैनेजिंग कमिटी कॉल करती है, और उसमें 2/3 ऑफ द कोरम ऑफ द होना जरूरी है मेंबर्स का। फिर उसके बाद होगा अपॉइंटमेंट ऑफ PMC। उसके बाद आएगा कि अरेंज टू प्रिपेयर अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है? कौन बनाता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट? आर्किटेक्ट। चलो सही है, पर ये आर्किटेक्ट ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, पर आर्किटेक्ट क्या देखते हैं कि जब भी हमारा ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा हो तो उसमें कौन से रेगुलेशंस, कौन सी स्कीम, उसको FSI कितना मिलेगा, रोड विड्थ क्या है, वो सब देख के बिल्डिंग आर्किटेक्ट डिसाइड करते हैं कि इतने माले का बनाना चाहिए, इतनी ये सब एक्टिविटीज रीडेवलप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद आएगा टेंडरिंग। टेंडरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में। फिर उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ डेवलपर। फिर वो डेवलपर सिलेक्ट हो गए, उसके बाद एग्रीमेंट्स बनते हैं। एग्रीमेंट्स के बाद कंस्ट्रक्शन ओवरसाइट,
ये सब होने के बाद कंस्ट्रक्शन काम लेते हैं और ये सब कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमें हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन मिलता है बिल्डिंग में। अभी जानेंगे कि ये, अब हम उसको अलग पहलू को इन डेप्थ जाएंगे कि एक पीएमसी क्या है। एक ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिनके पास वर्षों का एक्सपीरियंस है। वो आज ये एक पूरी टीम को लेके साथ में चलते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस है, हमें पूरा रीडेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान क्या क्या गाइड करते हैं, हमें वो एडवाइस देते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं पीएमसी को कि हमारी आंख और कान है बिल्डिंग के लिए, कि उनके जरिए हमें सब पता चलता है कि बिल्डिंग के क्या स्टेज पे है, बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है, सब इसके जरिए पता चलेगा। फिर ये क्या है कि क्वालिटी टाइमलाइन नहीं देखते हैं, समयबद्धता है और कॉस्ट के ऊपर निगरानी रखते हैं। इसमें क्या है कि इसके वजह से टेक्निकल अड़चने नहीं आएगी, कायदे की बाधा है और पूरा ध्यान देते हुए हम उससे काम करते हैं या उससे मिटा देते हैं ताकि प्रोजेक्ट सरलता से आगे बढ़े। अभी पीएमसी सिलेक्ट कैसे होता है? मैनेजिंग कमिटी क्वालिफाइड फर्म्स पीएमसी का काम करते हैं, उनके पास कोटेशन मंगाती है। मैनेजिंग कमिटी उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में पता लगाती है और उनको शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें ये देखते हैं कि जो क्वालिफाई होते हैं मेंबर्स, वो मीटिंग में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और फर्म्स को बाद में एसजीएम मेंबर्स द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। एसजीएम के 30 डेज के भीतर उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। अभी क्या है कि ये एसजीएम के द्वारा 30 डेज का लेटर देना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि पीएमसी पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में क्या क्या करेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कि क्या? संभाव्यताएं रिपोर्ट इसको हम बोलते हैं, कि उसे रिपोर्ट या शक्यता रिपोर्ट भी कह सकते हैं। अभी ये फिजिकल रिपोर्ट क्या होता है, जैसे उसमें 3 उसकी मुख्यताएं है कि सबसे पहला टेक्निकल, फिर फिनेंशियल और रिस्क एस्पेक्ट, रिस्क मार्केट। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या होएगा? टेक्निकल एस्पेक्ट में स्कोप, मौजूदा कंडीशन, एफएसआई, टीडीआर कैलकुलेशंस और डिजाइन ऑप्शंस के बारे में हम बात होती है। फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कॉस्ट एस्टिमेट्स, बजट एलोकेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की शक्यताएं बताए बारे में बात होती है। रिस्क और मार्केट एस्पेक्ट में मार्केट वैल्यू, रेगुलेटरी रिस्क, टाइमलाइन, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात होती है। अब हम देखेंगे कि टेंडरिंग क्या है और उसके मुख्य घटक क्या है। टेंडरिंग में भी क्या होता है कि हमें बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट में जाना होता है तो हमें 2 टाइप के टेंडर्स होते हैं, कि एक ओपन टेंडर और एक क्लोज टेंडर। ओपन टेंडर यानी कि क्या, कि जो अपना न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में उस बिल्डिंग के बारे में सब लिखा रहे, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज यानी कि मराठी में होना जरूरी है। फिर एक क्लोज टेंडर जो एमसी मेंबर, मैनेजिंग कमिटी, पीएमसी और डेवलपर इंटरनली डिसाइड करके उन लोग लगाते हैं, उसे हम क्लोज टेंडर बोलते हैं। अभी ये जानेंगे कि टेंडर के मुख्य घटक क्या है। पहला, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस एंश्योर्स बेस्ट वैल्यू फॉर मेंबर्स। फिर ट्रांसपेरेंसी, क्लियर क्राइटेरिया, प्रिवेंट्स फेवरिज्म एंड बायस। लीगल प्रोटेक्शन, टेंडरिंग इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, मेंबर्स कॉन्फिडेंस, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिड्यूस डिस्प्यूट्स। अभी हम जानेंगे कि टेंडर के मुख्य बातें क्या है, जैसे टेक्निकल, डिजाइन स्टैंडर्ड्स और मटेरियल क्वालिटी। फिर कमर्शियल, कारपेट एरिया, बैंक गारंटी, 20% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू और रेंट डिटेल्स। फिर लीगल, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड पेनल्टी क्लॉजेस। प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने पहले ही बोला कि प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट्स इन 2 न्यूज़पेपर, 1 इन इंग्लिश एंड 1 इन लोकल लैंग्वेज। और ये जो बीड है 120 डेज के लिए वैलिड रहती है। अभी हम जानेंगे कि डेवलपर चयन कैसे होता है, यानी सिलेक्शन ऑफ डेवलपर। मैनेजिंग कमिटीज डेवलपर के लिए टेंडर आमंत्रित करती है। पीएमसी आईयू एप्लीकेशन का चयन करते हैं, उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और फिर डेवलपर्स को शॉर्टलिस्ट करती है। अब इसमें ऐसा है कि इफ मिनिमम 3 बिडर्स है तो अच्छा है, नहीं तो प्रोसेस को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस तरह का प्रोसेस जो ज्यादा से ज्यादा 2 बार बढ़ाया जाता है। एलिजिबल और शॉर्टलिस्ट हुए डेवलपर्स एसजीएम में हाजिर होते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। एसजीएम मेंबर्स सीक्रेट बैलॉट्स और शो ऑफ हैंड्स करके
अपना वोट देके डेवलपर को सिलेक्ट करते हैं। ये मीटिंग में 51% मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। जो भी डेवलपर सिलेक्ट होता है उसके पास मिनिमम एक महारेरा नंबर होना अनिवार्य है, होना चाहिए प्रोजेक्ट। अभी ये पीएमसी डेवलपर का चयन कैसे करते हैं, उसका पहले देखेंगे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि इनका एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। फिर फिनेंशियल कैपेसिटी, वेदर डेवलपर इज कैपेबल ऑफ फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ऑफर्ड बेनिफिट्स, क्या क्या ऑफर देते हैं मेंबर्स को, जैसे कि व्हाट डेवलपर इज ऑफरिंग टू मेंबर्स, वो सब भी एक देखा जाता है। फिर टाइमलीनेस, टाइम इज वेरी एसेंस इन द रीडेवलपमेंट, टाइम के बिना इसमें आगे कुछ नहीं होता। टाइम बेस्ड बिल्डिंग के बारे में अब हम देखेंगे कि जो कि ये रीडेवलपमेंट के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है, कि जैसे अभी डेवलपर के ये अभी डेवलपमेंट एग्रीमेंट और परमानेंट अल्टरनेट एग्रीमेंट क्या क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट को हम हार्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि एक एडवोकेट के द्वारा बनाया जाता है। वो एक सही तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें सारे क्लॉजेस एकदम परफेक्ट होने चाहिए, थॉरो होने चाहिए, और ये मेंबर्स जो सिलेक्ट रहते हैं उनको भी देखना जरूरी है। पर ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है, डेवलपर्स और सोसाइटी के बीच में। अभी हम उसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से एंटाइटलमेंट जरूरी है, कि आर्किटेक्चरल प्लान इज फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय एसजीएम, डिटेल कॉस्टिंग विथ क्लियर ब्रेकअप इज गिवन, कारपेट एरिया इज कैलकुलेटेड एंड एग्रीड बाय ईच मेंबर। फिर सोसाइटी को कितना कॉर्पस और फंड मिलेगा ये तय होना जरूरी है, उसमें कोई गड़बड़ी या अनिश्चितताएं नहीं चलेगी। ट्रांसिट रेंट कितना होगा, कितने समय के लिए होगा, वो तय और सभी मेंबर्स को उसकी मंजूरी होनी चाहिए। अभी उसमें हम लोग एंटाइटलमेंट्स ये देखेंगे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या क्या एंटाइटलमेंट्स है, जैसे कि रेरा नंबर, फिर टाइमलाइन, फिर टर्मिनेशन क्लॉज, फिर मॉर्गेज हार्डशिप कंपेंसेशन, फिर कॉर्पस, फिर उसमें फोर्स मेजर, फिर उनके डिफेक्ट लायबिलिटी। डिफेक्ट लायबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट में प्ले करता है। फिर हमें देखना रहता है कि ये रेंट कितना दिए और सब तो देखा। अभी हम लोग इसमें और भी देखेंगे कि ये फोर्स मेजर क्लॉज भी बहुत जरूरी डाला रहता है ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट में। अभी देखते हैं कि बैंक गारंटी 20% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू इज मैंडेटरी, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे भी हम उसे रख सकते हैं, और जब डेवलपर की कामयाबी पे उसका उपयोग होगा। कम समयबद्धता, टाइमलाइंस, डिफाइंड पीरियड ऑफ 2 to 5 years फ्रॉम फर्स्ट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ताकि इनडिफाइनाइट डेली इज प्रिवेंटेड। डिफेक्ट लायबिलिटी क्या है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के 5 साल की स्ट्रक्चरल गारंटी दी जानी चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में प्रतिबद्धताएं दिखाएगी। ये डिफेक्ट लायबिलिटी रेरा के द्वारा 5 साल की गई है, उसमें हमें ये देखा जाता है कि हमारे बिल्डिंग में कोई लीकेज नहीं है, कोई बीम में तकलीफ है, कोई पिलर में प्रॉब्लम है, तो डेवलपर हमें इसकी रिपेयरिंग मरम्मत करके देते हैं। अब हम देखेंगे कि PAA क्या है, परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन अग्रीमेंट। अभी इसमें देखेंगे कि PAA हर एक मेंबर इंडिविजुअली साइन करता है। फिर PAA में हर मेंबर्स को क्या दिया जाएगा, कितना कारपेट एरिया मिलेगा, फ्लोर कौन सा मिलेगा, वगैरह वगैरह। PAA रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। PAA रजिस्टर्ड होने के बाद ही मेंबर को जगह खाली करना चाहिए, वेकेट करना चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं ये भी देखना चाहिए, और इसका हर 3 मंथ्स में रिपोर्टिंग होना जरूरी है। अभी IOD यानी कि इंटीमेशन ऑफ डिसर्व अप्रूवल मिलने के बाद डिमोलिशन शुरू होती है बिल्डिंग की। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी कि नया बिल्डिंग बनने की मंजूरी मिल गई, बाकी के सब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लाइक एनवायरनमेंट, लिफ्ट एक्सेट्रा, फायर NOC, सब सरकारी विभागों से NOC सरकारी कायदे के हिसाब से मिलने के बाद नोटिस टू वेकेट मेंबर्स को दी जाती है। यह नोटिस 45 से 60 डेज के भीतर होनी चाहिए, तभी फ्लैट्स वेकेट करने के बाद साइट ओवरहेड किया जाता है और उसका डिमोलिशन होगा तभी। अब साइट क्लियर हो जाती है, कंस्ट्रक्शन चालू होता है। ये जो हिस्सा है उसका पूरा एक्शन प्लान और मॉनिटरिंग PMC
एमसी और डेवलपर तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। साइट पे मजदूरों की जगह, स्टोरेज की जगह और सोसाइटी साइट ऑफिस बनाई जाती है। फिर सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड फाउंडेशन वर्क शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बनाया जाता है। आजू बाजू वालों को तकलीफ ना हो इसका ध्यान देकर रखा जाता है। पीएमसी की टेक्निकल टीम चेक करती है कि ऑन साइट कंस्ट्रक्शन जो है वो आर्किटेक्चरल प्लान और इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ मैच होता है। क्वालिटी टीम क्रिटिकल कंपोनेंट्स का मटेरियल टेस्टिंग करके और यह प्रस्तावित करती है कि क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कोई बाधाएं नहीं रखी गई हो, कोई गड़बड़ी नहीं हो। फिर पीएमसी की टीम कंस्ट्रक्शन काम के प्रोग्रेस के ऊपर कड़ी निगरानी रखती है और यह निश्चित करती है कि प्रोजेक्ट किसी भी रुकावटों के चलते या ज्यादा डिले ना हो, एज पर शेड्यूल पूरा हो। आखिर ये सब होने के बाद बिल्डिंग रेडी होता है, फिनिशिंग वर्क भी पूरा हो जाता है। अब पीएमसी पूरा प्रोजेक्ट चेकअप करते हैं। कुछ डिफेक्ट या डिविएशन पाया गया तो उसका लिस्ट बनाते हैं और उनके खर्चे से, ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो मंजूर हुआ हो वैसा हो। फिर उसके बाद देखेंगे कि ओसी के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। बीएमसी या कंसर्न म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इश्यू करती है, जो सर्टिफाई करती है कि बिल्डिंग लीगल है और सेफ है। डेवलपर प्रत्येक मेंबर को पोजेशन लेटर और चाबी ओसी होने के बाद ही देते हैं। डेवलपर अकाउंट्स फाइनलाइज करके एमसी के साथ में एजीएम बुलाती है। एजीएम में नए मेंबर्स को एडमिट किया जाता है, उन्हें नया शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है और उन्हें फिर अकाउंट्स अप्रूव किए जाते हैं और डेवलपर सोसाइटी हैंड ओवर करती है, मैनेजिंग कमेटी को देती है। इस तरह से हम लोग ने देखा कि रीडेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट प्रोसेस कैसे होता है।